नमस्कार दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके 8 अगस्त 2025 में रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में पूछे गए प्रश्न हैं। 100% रियल प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 10 मिनट की ये वीडियो होगी, पूरा देख लेना, आपके बहुत हेल्प करेगा ये चीज़ें। ठीक है, देखिए 2025 में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, फिर किन्हें दिया गया था, ये पूछा गया था आपके, है ना। वो वॉज अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2025। याद रखेंगे राम भद्राचार्य जी को, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्या नेवी और डीआरडीओ ने कौन सा मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया था, ये पूछा गया था, है ना। विच मिसाइल सिस्टम वॉज लॉन्चड बाय इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ। याद रखेंगे क्या हुआ था, सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च किया था, याद रखेंगे। ठीक है, इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ लॉन्चड द धनुष मिसाइल, जो कि है विच इज़ ए सरफेस टू सरफेस मिशन। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये पूछा गया था आपका, संतवाहना साम्राज्य में प्राचीन समय में राजधानी को क्या कहा जाता था। जो संतवाहना, जो इसमें क्या कहा जाता था, प्रतिष्ठाना कहा जाता था। ठीक है, प्रतिष्ठाना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 38 से संबंधित एक प्रश्न था, जो कि है व्हाट इज़ द आर्टिकल 38 रिलेटेड पूछा गया था, उससे संबंधित क्या है करके याद रखेंगे। राज्य को लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है आपका आर्टिकल 38, जो कि यह संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिकल 38 डायरेक्ट द स्टेट टू स्ट्रीव फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज़ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो आर्टिकल 239 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज आर्टिकल 239 रिलेटेड टू पूछा गया था। रिलेट किससे करता है करके, तो यूनाइटेड टेरिटरीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे, प्रशासन के बारे में है ये चीज़ें। इसमें राष्ट्रपति द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 239। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से संबंधित याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं इंग्लिश में भी दे दिया हूँ। यह पूछा गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में बदलाव आया, पूछा गया था। इन विच फील्ड वाज देयर ए चेंज ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान, पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो क्या बोलोगे, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढांचे विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया था। फटाफट करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता है, चीज़ें आपको कवर करनी रहती है, इसलिए फटाफट करा रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको टाइम वेस्ट हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान स्पेशल फोकस वाज गिवन टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए ये पूछा गया था, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत संबंधित है। विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन रिलेटेड टू मून ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रलय ऊर्जा उत्पन्न होती है, टिडल एनर्जी उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। यहाँ पास मून ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट टिडल एनर्जी फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, पूछा गया था। ये पूछा गया था, आईकेम अभ्यास किस देश के साथ हुआ था, पूछा गया था। विथ विच कंट्री इज द आईकेम एक्सरसाइज कंडक्टेड, पूछा गया था। भारत और जापान के बीच हुआ था, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, याद में रखेंगे। है आईकेम इज एन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, किजारुपु, है ना, किजरापु राम मोहन नायडू किस विभाग से संबंधित है, ये पूछा गया था, है ना। टू विच डिपार्टमेंट डज किजरापु राम मोहन नायडू बिलोंग करके पूछा गया था। तो ये एक बार आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर, आप, है ना, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पास मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है जी, चलो सांची स्तूप के सामने जो लिखा है उसका संबंध कहाँ से है। विच इज़ द इंस्क्रिप्शन इन फ्रंट ऑफ सांची स्तूप रिलेटेड टू पूछा गया है, याद रखेंगे। यह अशोक के शिलालेख से है, जो बौद्ध धर्म और शांति का संदेश देता है, सांची का स्तूप। ठीक है ना। देयर आर अशोक इंस्क्रिप्शन कन्वेइंग बुद्धिस्ट टीचिंग एंड मैसेज ऑफ पीस। ठीक है, फूल के फीमेल भाग में आइग्योस्पर्म्स ऑफ फूसियन किससे संबंधित है, पूछा गया था, देख सकते हैं आप बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा है, कार्पेल पिस्टिल से बनता है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं सीधा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समय बचे। पीडीएफ में पढ़ सकते हैं आप। कलमकारी पेंटिंग में कौन से आर्ट फॉर्म शामिल है, व्हाट आर फॉर्म आर इंक्लूडेड इन कलमकारी पेंटिंग, पूछा गया था आपके एग्जाम में। कलमकारी कला में कपड़ा, कागज, लकड़ी और चमड़े पर चित्र बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कलमकारी आर्ट इंक्लूड पेंटिंग ऑफ फैब्रिक, पेपर, वुड एंड लीदर। यह पूछा गया था, इंडिया म्यांमार बांग्लादेश से संबंधित सवाल पूछा गया था। देयर वाज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया म्यांमार बांग्लादेश, यानी कि जो सीमा से राज्य, भारत के सीमा संबंधी राज्य उसे देश है, पूछा गया था, है ना। तो याद रखेंगे।
ये योजना आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय था या सलाहकार निकाय, ये पूछा गया था, है ना, ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, याद रखेंगे। या योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय था, ना ही एक संवैधानिक निकाय है ना, यह एक कार्यकारी निकाय है जिसे 1950 में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया था, याद रखेंगे। यह संविधान में उल्लेखित नहीं था और ना ही किसी कानून के तहत बना था, ठीक है। तो वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे। 2015 में योजना आयोग को क्या किया गया, समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। ये पूछा गया था NH10 जो कि वाटर वे है, किसको जोड़ता है, ये पूछा गया था, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है जो नदियाँ जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है, ठीक है। NH10 है ना, NH10, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर कौन होता है, ये पूछा गया था। डेप्यूटी कलेक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए। डेप्यूटी कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होता है, IAS ऑफिसर जो कि होते हैं ना। मैं आपको फटाफट करा दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर देख सकते हैं। डेस्क्रिप्टिव बैकग्राउंड, जबकि कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न था। डेस्क्रिप्टिव बैकग्राउंड या वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं, आपको पता होना चाहिए यार ये चीज़ें तो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन में जाके बैकग्राउंड बदल जाता है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में जाके हम बदलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसको। अब मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, देख सकते हैं यहाँ पर। स्क्लेन ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। अगला पूछा गया था मीडियन क्या होता है, पूछा गया था व्हाट इज मीडियम, पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। मीडियन वह रेखाखंड होता है जो किसी वर्टेक्स से लेकर उसके सामने वाले पक्ष के मिड पॉइंट तक जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मीडियम इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। ये और एक पूछा गया था आपका ट्रैपेजियम के कोण कैसे निकालते हैं, पूछा गया था हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ ट्रैपेजियम, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं योग हमेशा 180 होता है इसका, है ना, ट्रापेजियम का, क्योंकि इसके दो पक्ष समांतर होते हैं। यदि एक कोण 180 जो कि हो तो पास वाला कोण भी 180 होता है। इतना पूछा गया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ जो चीज़ है, ठीक है। दोस्तों नमस्कार। जितने भी प्रश्न आपके रेलवे NTPC 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, सभी प्रश्न मिल गए हैं। उन प्रश्न का आज आपको मैं 100% अप्रोप्रिएट आपको आंसर बताऊंगा, साथ में क्वेश्चन भी बताऊंगा, उसके 100% रियल क्वेश्चन रहेंगे। शुरू करता हूं पहले प्रश्न के साथ। लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये पूछा गया था। वेयर डज द लूनी नदी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये पूछा गया था, ठीक है। याद रखेंगे लूनी नदी का उद्गम स्थान अरावली पर्वतमाला के अजमेर जिला के नाकोड़ा से होता है, जिसको नाग पहाड़ भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ से होता है, अरावली पर्वतमाला के अजमेर जिले के नाकोड़ा से होता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, द लूनी रिवर originates from the नागा पहाड़ नियर नाकोड़ा इन द अरावली हिल्स ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको PDF मिल जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना PDF के लिए। बनारस आंदोलन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था। वेयर डिड द बनारस मूवमेंट टेक प्लेस, ये पूछा गया था। बनारस आंदोलन जो कि है वाराणसी में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये प्रश्न घुमा के पूछा है, पता है आपको ना, पिछले भी शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न। तो बनारस आंदोलन जो कि है वाराणसी में हुआ है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। द बनारस मूवमेंट टुक प्लेस इन बनारस, यानी कि वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ आपको। देखिए पैरालंपिक जो कि 2025 कहाँ आयोजित होगा, मतलब ये होगा, अभी तो हुआ नहीं है, होगा, कहाँ होगा। वेयर वाज द पैरालंपिक 2025 हेल्ड, कहाँ होगा ये, तो ये होगा आपका, देखिए 2025 में नई दिल्ली भारत में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। 26 सितंबर से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 12वां संस्करण होगा, याद रखेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली 2025 विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री की भी मेजबानी करेगा, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में होगा, याद में रखेंगे। और समय देख सकते हैं 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। और 12वां संस्करण होगा, ये याद रखेंगे। 3 चीज़ें यहाँ पर आप अच्छे से याद रखेंगे। ये पूछा गया था मैदान का निर्माण कैसे होता है, पूछा गया था। देखिए हाउ इज अ स्टेडियम ऑफ फील्ड कंस्ट्रक्टेड, कैसे बनता है, ये पूछा गया था। देख सकते हैं मैदान का निर्माण भू सतह समतलीकरण, ड्रोनेज सिस्टम, घास लगाना, बाउंड्री बनाना और आवश्यक सुविधाएं जैसे गैलरी, लाइट्स, रनिंग, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो जानने वाला काम है वो है कि मैदान का निर्माण, भू सतल समतलीकरण, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ बस इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चलो ये पूछा गया था रिहंद परियोजना किस नदी पर स्थित है, पूछा गया था। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, पता होना चाहिए आपको, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। द रिहंद परियोजना इज लोकेटेड ऑन द रिहंद रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सोन रिवर। क्लियर है यहाँ तक। चलो
ये पूछा गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, पूछा गया था। व्हाट इज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू, है ना, रिलेटेड टू पूछा गया था। यह योजना गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस के कनेक्शन प्रदान करने से संबंधित है। दिस स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फ्री LPG गैस कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर फैमिली। ठीक है, चलो ये पूछा गया था 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, वेयर वाज द 38th नेशनल गेम हेल्ड, ये पूछा गया था। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात राज्य में हुआ था, अक्टूबर 2022 में किया गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे इस चीज़ को, एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, द 38th नेशनल गेम वर हेल्ड इन गुजरात इन अक्टूबर 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था 2025 के चुनाव से पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे, वो वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर द 2025 इलेक्शन। तो इसका आंसर रखेंगे क्या, अमित शाह जो कि थे। ठीक है ना, चलो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर द 2025 क्या बोलना चाहिए इसको, इलेक्शन वॉस अमित शाह। ठीक है, अगला पूछा गया था महिमा जो कि महिला विधवा के दूसरे विवाह का समर्थन किसने किया, ये वो सपोर्टेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट, ये पूछा गया था, याद रखेंगे यहाँ पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड द विडो रीमैरिज मूवमेंट। क्लियर है यहाँ तक। चलो ये पूछा गया था कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न, प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद वह कहाँ चला जाता है। कल भी बताया था मैंने आपको कि अगर डिलीट करोगे तो सिर्फ अगर नॉर्मल डिलीट करोगे तो वो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा। ठीक है, जो कि वेयर डज अ प्रोग्राम गो आफ्टर बीइंग डिलीटेड, तो क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में चले जाएगा। लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन अगर दबाओगे तो वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, वो किस में नहीं जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे आपकी सेकंड शिफ्ट में, जो मैंने आपको करा दिया यहाँ पास आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न को। ठीक है, और प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पहली जैन सभा कहाँ हुई थी, ये पूछा गया था। पहली जैन सभा की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। व्याख्या देख सकते हैं कि जैन धर्म की पहली सभा जो कि काउंसिल जो की है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। ठीक है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। इसका उद्देश्य जैन धर्म के सिद्धांतों को संकलित करना और दो परंपराओं श्वेतांबर और दिगंबर के बीच मतभेद को समझना था। ठीक है, इस सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, याद रखेंगे इस सभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चलो सेकंड प्रश्न पूछा गया था संविधान का अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है करके, तो क्या बोलोगे आप, औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है आपका 43A जो कि है। अनुच्छेद 43A भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या क्या है देख सकते हैं, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को उनके उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार मिले। इससे भारत में श्रमिकों की औद्योगिक लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूंगा। ठीक है, पाल्क जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है, ये पूछा गया था, अच्छे से याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका को अलग करता है ये। ठीक है, पाल्क जो स्ट्रेट है ना, पाल्क जलडमरू जो कि मध्य है वो भारत के तमिलनाडु तट और श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट के बीच स्थित एक संकरी जलधारा है जो भारत और श्रीलंका के अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ता है, याद में रखेंगे। यह सामरिक दृष्टि में से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और नैसर्गिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठीक है, यह पूछा गया था 8 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है करके, ऐसे पूछा गया आपके संधि से संबंधित प्रश्न। लक्षद्वीप और मालदीव से संबंधित है आपका 8 डिग्री चैनल जो कि है। व्याख्या देख सकते हैं 8 डिग्री चैनल जो कि एक समुद्री जलमार्ग है जो लक्षद्वीप समूह भारत और मालदीव के बीच स्थित है। ठीक है, यह समुद्री व्यापार और नौवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश के कारण पड़ा है। यह एक चैनल स्थित है। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है क्योंकि भारत की समुद्री सुरक्षा नीति में यह एक अहम हिस्सा स्थान रखता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको 100% रियल ऑथेंटिक जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं सभी को कराऊंगा एनालिसिस। ठीक है,
इंदिरा सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था, पूछा गया था। भारत और रूस के बीच हुआ था इंदिरा सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइज इंदिरा जो कि एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास था जो भारत और रूस के बीच हुआ था। यह पहली बार 2003 में शुरू हुआ था। यह जल थल वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद से मुकाबला, रक्षा सहयोग बढ़ाना, संयुक्त अभियान की तैयारी करना। ठीक है। ये पूछा गया था कुंजर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था, ऐसे पूछा गया था। आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट में देख सकते हैं किर्गिस्तान के बीच हुआ था एक्सरसाइज कुंजर, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास था। इसका उद्देश्य परवर्ती युद्ध कौशल और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संयुक्त अभ्यास था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, एक नंबर के आपके एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है। अगला है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ये पूछा गया था। बर्नीहाट, यहाँ पर देख सकते हैं नाम इसका है ना, व्याख्या देख सकते हैं। बर्नीहाट जो असम और मेघालय की सीमा पर स्थित एक कस्बा है। 2025 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने इसको क्या किया, प्रदूषित शहर घोषित किया सबसे ज़्यादा। यहाँ पर PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा अत्यधिक पाई गई। ठीक है। प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक धुआं, वाहनों का उत्सर्जन और निर्माण कार्य है। ये देख सकते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के अनुसार इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। इंदौर नगर निगम द्वारा किया गया सूखा गीला कचरा पृथक्करण के कारण हो गया, डोर टू डोर कलेक्शन के कारण हो गया, जन भागीदारी। ठीक है, इस सब चीज़ के कारण दिया गया। ओल्ड गंगा किस नदी को कहा जाता है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। गोदावरी नदी को कहा जाता है आपका ओल्ड गंगा, याद रखेंगे। व्याख्या देख सकते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी को प्राचीन समय में ओल्ड गंगा कहा जाता था, क्योंकि यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट में पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम की ओर गोदावरी नदी बहती है और पवित्र मानी जाती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये पूछा गया था नल जल योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है करके पूछा गया था। याद रखेंगे बिहार की प्रमुख योजना है आपकी नल जल योजना जो कि है। ठीक है। हर घर नल का जल योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करना। यह नीतीश कुमार सरकार की 7 निश्चित योजना का हिस्सा है। ठीक है। हर घर जल जो कि योजना है वो बिहार की है। ठीक है। कब शुरू किया गया था, 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है। चलो, ये पूछा गया था भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है करके, तो 10 वर्षों में होती है ना। प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है। भारत में जनगणना हर 10 वर्षों में होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी और जो पूर्ण जनगणना थी 1881 में हुई थी। ये पॉइंट याद रखेंगे। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना की बात करेगा तो 1881 में हुई थी। और 2011 में अंतिम जनगणना हुई और अगली जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई थी, जो कि 2021 की है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ये पूछा गया था कृष्ण देव राय किस वंश के संस्थापक से या फिर संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है आपके कृष्ण देव राय, जो कि है कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इसका शासनकाल देख सकते हैं आप 1509 से 1529 तक, है ना। उन्होंने दक्षिण भारत में प्रशासन कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। वे तेलुगु भाषा के महान संरक्षक भी थे। ठीक है, तेलुगु भाषा के महान संरक्षण भी थे, याद में रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था महापद्यानन किस वंश का संस्थापक था करके, नंद वंश का संस्थापक है, याद में रखेंगे। महापद्यानंद जो कि है प्राचीन भारत के नंद वंश का संस्थापक था। वह शूद्र जाति से था। ठीक है, और उसने शिशुनाग वंश का अंत किया। उसे एकराट यानी एकमात्र सम्राट भी कहा जाता है, जिसने कई क्षत्रिय राजाओं को हराया था। कौन? महापद्यानंद। ठीक है, यह है मई 2024 में मई 2025 के बीच, मई 2024 से मई 2025 के बीच की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना कौन सी है, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार देख सकते हैं। G7 सम्मेलन, भारत की G20 अध्यक्षता की समाप्ति, ये सभी चीज़ें हुई थी इस टाइम। ठीक है, इस एक वर्ष की अवधि में प्रमुख घटनाएं हुई, जिसकी यहाँ पास एक्सप्लेन देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 किसी भारतीय अनुवादित लेखिका को मिला, जो कि चर्चा में रहा था। ठीक है, आपको पता है मैंने पहले भी कराया था कवर इसको।
G7 सम्मेलन 2025 में वैश्विक आधार मुद्दों पर चर्चा हुई थी, है ना। भारत ने 2023 में G20 अध्यक्षता की और उसका प्रभाव 2024 तक रहा। ठीक है, चलो ये पूछा गया था भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है करके, गंगा नदी सबको पता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबा नदी गंगा नदी तंत्र का है, जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहती है और इसमें यमुना, घाघरा, कोसी जैसी नदियाँ भी शामिल हैं। ठीक है।